तो दोस्तों आप लोगों ने डिमांड की है कि सर हमारा एग्जाम 9 दिसंबर से शुरू हो रही है और फर्स्ट दिन ही हमारा ज्योग्राफी का एग्जाम है। हमें तो ऑब्जेक्टिव पता चल गया सर किस बेस पे क्वेश्चन आएगी, लेकिन सब्जेक्टिव हमें समझ में नहीं आ रही है। तो फाइनली मैं आज आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और लेकर ही नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे भाई इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स आप में से शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, जीवन में कभी भी रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, यकीन मानिए इस बात का। लेकिन हाँ, उसके लिए दिल थाम कर मेरे भाई आपको बैठना होगा हमारे साथ। मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, आंसर लेकर आया हूं, समझा रहा हूं, समझना आपकी काम होती है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसी के बीच में जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारा क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो सुबह शाम फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहिए ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, चाहे वो मेरे भाई ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। तो टर्म आप सभी को पता है मेरे भाई, प्री टेस्ट 1 का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा, समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है सर संभववाद क्या है। वीडियो की स्किप करेंगे, जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, चैलेंज कहता हूं मेरे भाई। वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स स्किप करेंगे ना, तो फिर आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। संभववाद क्या है भाई, प्रकृति के नियम, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगी। मैं पूरा फुल सेट लेकर आया हूं आज, याद रखिएगा मेरे भाई। जो आप 80 मार्क्स का आप लोगों का जो एग्जाम हुई है ना भाई, 30 मार्क्स का 25 मार्क्स का जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगी, बाकी जो क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है याद रखिएगा मैंने 55 मार्क्स का, ये पूरा का पूरा मैं आपका एक सेट लेकर आया हूं, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। प्रकृति के नियम को समझकर, यानी प्रकृति का कुछ नियम होती है, जैसे सुबह को सूर्य उगना, शाम को सूर्य डूबना, याद रखना ये क्या है भाई, प्रकृति का नियम है। कभी ऐसा देखें कि सूरज उत्तर से उगा है दक्षिण में जाकर डूब रही है, ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। यानी प्रकृति का भी कुछ ना कुछ लॉ होती है, नियम होता है भाई। तो याद रखना है कि प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना, यानी हम लोगों को प्रकृति का नियम को समझना है। पेड़ काटेंगे ऑक्सीजन के लेवल घटेगी, पेड़ काटेंगे बरसात कम होगी, बारिश कम होगी, किसान फसल को उत्पादन नहीं कर पाएंगे, हाँ खाद्य पदार्थ की कमी आ जाएगी, तो हम लोगों को क्या करना होगा, मौत का घाट उतारना पड़ेगा। तो वही वे कह रहे हैं कि प्रकृति का भी कुछ नियम होती है। याद रखिएगा प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढाना ही संभववाद कहलाता है। यानी मेरे भाई जब भी हम कुछ विकास करना चाहते हैं प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उसके लिए हमें सबसे पहला ख्याल आना चाहिए कि प्रकृति का भी कुछ नियम है, उस नियम का भी पालन करेंगे। यानी इसका मतलब यह नहीं कि हमें फैक्ट्री बसाना है तो हम पेड़ को काटते चले जाएं, तो इस सब को ख्याल रखना ही संभववाद कहलाता है। हम अपने लिए विकास करेंगे लेकिन हम अपने पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाएं, हमारा संभववाद कहलाता है। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन आइए सर, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है मेरे भाई कि जनसंख्या प्रतिशत, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि। अगर अच्छा मैं आपसे ये क्वेश्चन कहूंगा कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो आप क्या कहेंगे कि सर जनसंख्या वृद्धि होने का पहला कारण ये हो सकता है जन्म दर की संख्या बढ़ रही है और मृत्यु दर की संख्या घट रही है। मैं पूछूंगा क्या कि जन्म दर की संख्या बढ़ रही है, मृत्यु दर की संख्या घट रही है, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर हमारे टेक्नोलॉजी में, हमारा अस्पतालों में अच्छे अच्छे डॉक्टर का इजाद हुआ है, अच्छे अच्छे डॉक्टर का उत्पाद हुई है, जिस कारण से कड़ी से कड़ी जो बीमारियां हैं उसका भी इलाज किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आज हमारी जनसंख्या बढ़ रही है भाई। यही बताएंगे भाई, वही चीज यहाँ पे पढ़ना है। 2 समय अंतराल, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि है भाई, ठीक है। 2 समय अंतराल, यानी एग्जांपल में दे रहा हूं मेरे भाई 2011 का जनगणना, ठीक है। अब हमें होना चाहिए था 2021 में, लेकिन कोरोना वायरस के कारण नहीं हुआ था। तो 2 समय अंतराल के बीच में जो भी डाटा बढ़ी है, मान के चलिए यहाँ 5 करोड़ व्यक्ति था, यहाँ पे हो गया हमारा 6 करोड़, तो 1 करोड़ जो वृद्धि हुई है इसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। समझ में आया, मरते दम तक नहीं भूलोगे मेरे भाई। जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। फिर एग्जांपल में दे रहा हूं, 2001 में जनसंख्या हुई थी, फिर 2011 में जनसंख्या हुई है, जनगणना हुई है। इन 2 जनगणनाओं के बीच में जो हमारा जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है उसको जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। बस हो गया मेरा 1 मार्क्स फिक्स। आइए सर अगला क्वेश्चन पाते हैं, गहन कृषि किसे कहते हैं भाई। ओ प्यारे, गहन कृषि किसे कहते हैं, तो गहन कृषि उसे कहते हैं जहां पे मेरे भाई कम जगह होती है, जगह कम होती है, आबादी ज्यादा होती है। आबादी ज्यादा होगी तो हमारा जाहिर सी बात है कि जनसंख्या ज्यादा होने से क्षेत्रफल कम होगी। अब कम जगहों पे अधिक
से अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन करना ही गहन कृषि कहलाता है। हो गया सिंपल से आंसर भाई। सुनिए, लेकिन वह खेती जो उन जगहों पर की जाती है जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, वह खेती जो उन जगहों पर किए जाते हैं, यानी गहन कृषि उन जगहों पर किए जाते हैं जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और इस प्रकार की खेती में कम जगह में अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब जहां पे ज्यादा गैदरिंग होगी, जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ होगा, वहां पे मेरे भाई आप चाष सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या रहा है कि हमारा गहन कृषि उसे कहते हैं जहां पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा और कम भूमि में जब हम ज्यादा से ज्यादा फसल को उत्पादन करते हैं, यही हमारा गहन कृषि कहलाता है। सिंपल से भाषा में याद रखिएगा भाई। ऑफलाइन के शिक्षक भी इतना बेटर तरीके से आप लोगों को मेरे प्यारे नहीं एक्सप्लेन कर सकता है जो मैं बता रहा हूं भाई, ध्यान से सुना कीजिएगा, ठीक है। वही कह रहा था और कुछ नहीं भाई। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज, रसायन, खाद, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग गहन कृषि कहते हैं। अब कम जगह पे मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूंगा आपका बाप का 2 बेटा, ठीक है, तो आपका बाप का 2 बेटा का मान के चलिए आपका बाप का प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपए का, तो 2.5 लाख का मिलेगा, यस या नो। लेकिन अगर मैं कहूंगा आपका बाप का 5 को बेटा, तो कितना मिलेगा भाई? 1-1 लाख करके मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जितना भी क्षेत्रफल ज्यादा होगी, हमें उर्वरक कम से कम हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। उर्वरक मतलब खाद जो होती है भाई, वो कम से कम हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जगह में कैसे हम लोग इतना उर्वरक डाल सकते हैं, यस कह रहा हूं। लेकिन अगर जगह छोटी होगी तो हम लोग क्या चाहेंगे भाई कि छोटा जगह है भाई, थोड़ा अच्छा उर्वरक लाते हैं, चाहे अच्छा खाद्य लाते हैं, ताकि हमारा ग्रोथ हो हमारे पौधे पे। यही कहेंगे ना, यही कहलाता है हमारा गहन कृषि। आइए सर बात करते हैं विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हो। जो हमारा विनिर्माण उद्योग है भाई, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा हुजूर कि हमारा विनिर्माण उद्योग क्या। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं, सुनिएगा गुरुजी। जो हमारा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं, सुनिए भाई, सिंपल सा भाषा में याद रखना, मरते दम तक नहीं भूलोगे। विनिर्माण का तात्पर्य किसी भी वस्तु का उत्पादन से है। विनिर्माण का मतलब, निर्माण का मतलब मेरा भाई सामान का निर्माण करना, उत्पाद करना, तैयार करना। विनिर्माण का मतलब हमारा मैन्युफैक्चर का मतलब होता है मेरे भाई कि फिर से उसको बनाना, ठीक है। तो विनिर्माण का तात्पर्य किसी भी वस्तु का उत्पादन से है। हस्तलिपि कार्य से लेकर लोहे और इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने का निर्माण करना, अंतरिक्ष यान आदि सभी प्रकार के उत्पादन विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा भाई, कुछ भी चीज के, जैसे हम खिलौना बना रहे हैं या अंतरिक्ष पे जाने से पहले हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट तैयार करना होगा, या मान के चलिए लोहा से कोई बर्तन बना रहे हैं, तो ये हमारा हो गया विनिर्माण, ठीक है। विनिर्माण शब्द का अर्थ है हाथ से बनाना। बस इतना सिंपल सा बात याद रखिएगा, बस इतना लिखेगा, कहानी हिट हो जाएगी आपका। पूरा फुल मूवी आपको मेरे भाई चर्चित में आ जाएगा। याद रखना, विनिर्माण का सीधा सीधा मतलब होता है हाथ के द्वारा बनाया गया वह साधन जिसे हम प्रयोग में लाते हैं, विनिर्माण कहलाता है। कौन बताएगा भाई इतना सिंपल सा, बताइए ना जरा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे इंजीनियरिंग उत्पाद का विनिर्माण, याद रखिएगा। जैसे इंजीनियरिंग लोग नहीं अपने हाथों से कोई सामान का, टेक्नोलॉजी चीज का आविष्कार करते हैं, अपने हाथों से ही करते हैं ना भाई। तो याद रखिएगा, विनिर्माण का शब्दित अर्थ होता है हाथ से बनाना। कोई भी सामान को जब हम अपने हाथों से बनाते हैं, जैसे मेरे भाई कुम्हार, जो कुम्हार लोग होते हैं, अपने कुम्हार चाक को घुमा घुमा के मेरे भाई प्लेट तैयार करते हैं। उसके बाद चाय का जो कटोरा होता है भाई, वो तैयार करते हैं। वही हमारा विनिर्माण कहलाता है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पल्लवी बस्ती किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था, जो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को बेटर तरीके से समझाया था। ये भी कहा था कि ये क्वेश्चन आपके पीछा छोड़ने वाला नहीं है, मैंने कहा था। पल्लवी बस्ती के बारे में आइए सर बात करते हैं कि पल्लवी बस्ती का, इन बस्तियों का निर्माण जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक अलगाव से होता है। इन बस्तियों में एक से अधिक जाति के लोग रहते हैं। पल्लवी बस्ती उसे कहते हैं जहां पे तरह तरह की जाति के लोग रहा करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, अलग अलग जाति जैसे एसटी, ओबीसी, एससी, जब अलग अलग जाति के लोग रहते हैं भाई, उसको हम लोग पल्लवी बस्ती कहते हैं। इन बस्तियों का निर्माण जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक अलगाव से होता है। इन बस्तियों में एक से अधिक जाति के लोग रहते हैं। बस पल्लवी बस्ती उसे कहते हैं जहां पे एक से अधिक जाति के लोग निवास करते हैं। भारत में इस प्रकार की बस्ती का मुख्य रूप से मध्य गंगा मैदान, ये हमें देखने को मिलता है। कहां पे? जो पल्लवी बस्ती है, ये हमें देखने को मिलता है जहां पे हमारा गंगा है। कहां भाई? जहां पे हमारा गंगा है। ओके, गंगा याद रखेगा। विनिर्माण जैसे हमारा निम्न गंगा हो गया मैदान, छत्तीसगढ़ हो गया, एवं हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। इन बस्तियों को स्थानीय स्तर पर पूर्वा, पन्ना,
पाड़ा, पाली, नगला, ढांचा आदि के नाम से लोग जानते हैं भाई। इसको जो है ना पल्लवी बस्ती जो आप लोग देख रहे हैं, इनको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। जैसे अलग अलग नाम कैसे हो सकता है, पाड़ा, पाली, नगला, डोंडी, ये अलग अलग नाम से लोग इनको पुकारते हैं। ओके, पल्लवी बस्ती उसे कहते हैं जिस बस्ती में अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं, इससे हम लोग पल्लवी बस्ती कहते हैं। पल्लवी बस्ती के लोग कहाँ पाए जाते हैं, जैसे हमारा उत्तरी गंगा, दक्षिणी गंगा, छत्तीसगढ़, ये सब जगहों पे हमें देखने को मिलता है। सिंपल सा फंडा है, मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया। ऋतु प्रवास क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था सर, प्रवास दो प्रकार का होता है, एक राष्ट्रीय प्रवास, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास उसे कहते हैं सर जो अपने राज्य को छोड़कर कोई और राज्य में जाकर काम करते हैं या पढ़ाई लिखाई करते हैं या कुछ भी करते हैं। जैसे मैं झारखंड का हूं, मैं बिहार चला गया हूं कमाने के लिए, मैं झारखंड का हूं, मैं चला गया छत्तीसगढ़। ओके, अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो अपने देश को छोड़कर सऊदी अरब चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, वो आपको समझ में आ गया, इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। लेकिन ऋतु प्रवास याद रखिएगा मेरे भाई, आप सभी को पता है कि चरागाह किसे कहते हैं, है ना भाई। चरागाह लोग मेरे भाई, उनका कोई स्थानीय निवास ही नहीं होती है और वो लोग घूमते घूमते चरागाह पशुओं को चराते हैं, उसी से वो अपना जीवन यापन को गुजारते हैं। नए चरागाहों की खोज में चलवासी उसे कहते हैं जो चल चल के मेरे भाई पशुओं का पालन पोषण करते हैं। अक्सर हम लोग देखे होंगे हमारे देहात में, अगर आप लोग देखे होंगे तो बताइएगा, जहां पे एक कम से कम मेरे भाई 700-800 बकरी, जिससे ऊन को निकाल दिया कर, ऊन को निकाल कर स्वेटर बनाया जाता है, वैसे बकरी भेड़ को मेरे भाई हम लोग अपने गांव पे देखे हैं गुजरते हुए। और ये लोग क्या करते हैं, घूमते घूमते ये हमारा पशुपालन करते हैं। इसको हम लोग पशु, याद रखिएगा, चलवासी कहते हैं। चलवासी पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्र में लंबी दूरी तय करती है। जो हमारा चलवासी है ये हमारा समतल भागों में रहती है, जैसे हम लोग अभी समतल में हैं, और ये पर्वतीय भागों में भी रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग टाइम पीरियड में रहती है, अलग अलग समय अंतराल में रहती है। जैसे हमारा कहने का मकसद ये है कि बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, छां हो, सर्दी हो, हम अपने घर द्वार को छोड़कर जाते हैं? नहीं जाते हैं भाई, लेकिन ये चले जाते हैं। कैसे जाते हैं सुनिएगा। गर्मी में मैदानी भाग से पर्वतीय चरगाह की ओर आते हैं। जब गर्मी की मौसम होती है, ए बाबू सुनिएगा, जब गर्मी का मौसम होती है तो चरागाह क्या करते हैं, वह मैदानी हिस्सा को छोड़ करके वह पर्वत की ओर लौट जाते हैं। ठीक है, जब गर्मी की मौसम होती है तो वह अपने, याद रखना है, अपने मैदानी भागों को छोड़ करके वो पर्वत की ओर लौट जाते हैं। जब शरद ऋतु की समय आती है, ठंडी की मौसम आती है, तो वह पहाड़ों को, पर्वतीय इलाकों को छोड़ करके वह समतल भूमि में आ जाते हैं। इसका कारण भी है, जब ठंडी की मौसम आती है ना, तो पर्वतीय इलाकों में ठंडा बहुत ज्यादा होती है, और एक कारण यह है कि पहाड़ों पर बर्फ टपकती है। इस कारण से मनुष्य क्या, जो मेरे भाई जानवर है, वो भी मेरे भाई रोने लगता है उस ठंडी को देखकर। इसलिए चलवासी जब भी ठंडी की मौसम आती है, वो अपने भेड़ बकरियों को लेकर के वो मैदानी इलाकों की ओर रवाना हो जाते हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि शीत ऋतु में पर्वतीय भाग में मैदानी से चरागाह की ओर प्रवास करते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया, ठंडा का मौसम हो तो पर्वत से लेकर मैदान तक, गर्मी का मौसम हो तो मैदान से लेकर पर्वत तक। ठीक है, ऋतु प्रवास इसी को हम लोग कहते हैं। बस सिंपल से भाषा में याद रखिएगा, ऋतु प्रवास हम लोग इसी को कहते हैं, और आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस सिंपल से फंडा याद रखिएगा। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, जो समय के अनुसार मेरे भाई अपना चारागाह का स्थान को बदलते रहे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते दादाजी? दो या दो से अधिक देशों के मध्य, यानी भारत और चीन के बीच में, एग्जांपल में दे रहा हूं, दो या दो से अधिक देशों के मध्य निश्चित समय में होने वाले आयात और निर्यात के अंदर को व्यापार संतुलन, व्यापार शेष कहा जाता है। बस याद रखिएगा, अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, तो सिंपल सा भाषा में बताना भाई। मैंने जैसे आप लोगों को समझाया अभी जस्ट, मैंने जैसे आप लोगों को बताया वैसे ही आपको याद रखना है। व्यापार संतुलन उसे कहते हैं जब भी 2 या 2 से अधिक देश, याद रखिएगा, जब भी 2 या 2 से अधिक देश मध्य निश्चित समय में होने वाले आयात और निर्यात, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, याद रखना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब होती है, इसी के बीच के अंतर को हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं। कितना रुपया कमाएं, कितना रुपया लुटाएं, इन दोनों के बीच में जो अंतर आती है, जो इसका डिफरेंट होता है, इसी को हम लोग व्यापार संतुलन कहते हैं। एकदम अपने भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे, रट्टा नहीं लगाना है। मरते दम तक मेरे भाई रट्टा लगाओगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात को यकीन मानिए भाई। अब आइए सर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी 3 मार्क्स का, फाइनल एग्जाम में और प्री टेस्ट में। प्रकृति का मानवीकरण को स्पष्ट करें। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति मनुष्य के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, स्पष्ट करना है।
मानव भूगोल के मानवतावादी विचारधारा से हमारा तात्पर्य है मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं उनकी सामाजिक स्थिति के विभिन्न पक्षों से जोड़ना है। यानी मानव भूगोल का तात्पर्य यह है भाई कि मनुष्य को उनके विकास के साथ साथ उनको किस तरह से प्रकृति के साथ जोड़ दिया जाए, यही हमारा मानव भूगोल कहलाता है। नहीं समझ में आया, फिर से स्टडी कीजिए। मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण मनुष्य कैसे तरक्की करेंगे, है ना भाई, नहीं चाहते आप भी तरक्की करना चाहते हैं ना, तो कैसे मनुष्य तरक्की करें एवं उनकी सामाजिक स्थिति के विभिन्न पक्षों को जोड़ना है। इन विचारधाराओं का जन्म 1970 के दशक में हुई थी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक ना, 1970 के दशक में हुआ था। इसके अंतर्गत मानव के आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, याद रखिएगा, पहला हमारा घर द्वार होने चाहिए। विकास करने के लिए सबसे पहला हमारा घर द्वार होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। आप सोचेंगे सर स्वस्थ से विकास का क्या तात्पर्य है, तो आप सोचेंगे मेरे भाई लाख रुपया करोड़ रुपया आप महंगा कमा रहे, अगर आपके बॉडी में कैंसर है या कुछ भी है तो फायदा है भाई कोई पैसा नहीं, भाई कोई फायदा नहीं आपका पैसा का। तो इसमें विकास करने के लिए स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। शिक्षा जैसे पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि मानव का कल्याण सुनिश्चित हो। जब 1970 के दशक था तब उस समय बताया गया था भूगोलवेत्ता द्वारा, यानी भूगोलिस्ट के द्वारा, कि अगर मनुष्य को विकास की ओर ले जाना है, मनुष्य को अगर विकास करना है तो उनका सबसे पहला कारण यह होना चाहिए कि वह अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, दूसरा शिक्षा में ध्यान दे, तीसरा आवास, रहने का भी कोई जगह होनी चाहिए, है ना भाई, तभी जाकर हम विकास की ओर जा सकते हैं। और इसी को हम लोग, इसी विचारधारा को हम लोग प्राकृतिक मानवीकरण कहते हैं, बस याद रखना है। 1970 के दशक में जब हम विकास करना चाहते हैं, और उस समय बताया गया था कि विकास करने के लिए आपको आवास, और इसके बाद हमारा याद रखना है भाई, आवास के बाद जो हमारा होती है वो हमारा होता है क्या, तो बताएंगे सर आवास के बाद हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा। अगर विकास करना चाहते तो इन चीजों को देखना बहुत ही जरूरी है। आइए सर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जल परिवहन, ए प्यारे एक बात मैं बताऊं, ए बाबू सुनिएगा, एकदम टपकेगा रे गुरुदेव, एकदम 100% टपकेगा, सच कह रहा हूं। हम आशा कर रहे रे हमर दीदी हमर दादा तुहनी के हम इस क्वेश्चन वा ऐसे समझावो रे भाई, तू तो आने वाला जनरेशन भी याद रख, तो बाबू याद रख भी, बस तू याद रखिए ये क्वेश्चन डा, जो जल परिवहन कहले ने रे बहिन, याद रख भी, जल परिवहन के साथ साथ तो होने की तो सड़क परिवहन, ठीक हो। जल परिवहन का मतलब जहाज के माध्यम से कैसे व्यापार होती है, कैसे परिवहन हमारा है, सड़क परिवहन आएगी, रेल परिवहन आएगा, उसके बाद भारत में कृषि व्यवस्था के किस प्रकार का दशा है, ये क्वेश्चन फिक्स है रे बाबू, ये हम एग्जामिनर के जो क्वेश्चन टाइप कर लेने रे दादा फाइनल एग्जाम के, कठिन से हम पूछ के लियो, वो कहलो रे तू कहे देवी स्टूडेंट्स के हमें क्वेश्चन हुआ देवो एग्जाम में, तो तुहने बूझ जाइए हमारे बतवा, नहीं तो इतना पछता भी रे बाबू, एग्जाम के जब लोड कर भी ना, ये काला चेहरा याद ही तो रे, आ तू कह भी अरे पागल कह हले ना, और हमारे एग्जाम में वही क्वेश्चन छाप गेले, और हम ना माना हलिए वो खेपुआ के बात। हम आशा करे रे बहिन हमर बहाई तोहनी का सोंडा ध्यान से देखबी। जल परिवहन के 3 लाभ बताइए मेरे भाई, सड़क परिवहन का, जल परिवहन का, रेल परिवहन का, बहुत ही अलग अलग पॉइंट है भाई। तो पहला पॉइंट याद रखना है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट याद रखे भाई। परिवहन के समय समस्त साधनों में जल परिवहन सबसे सस्ता है भाई। आप देखिए, अब जल परिवहन लीजिए, हवाई परिवहन लीजिए, हाँ ना, हेलीकॉप्टर में भी उड़ता है आदमी, जल परिवहन लीजिए, हवाई परिवहन लीजिए, सड़क परिवहन लीजिए, रेल परिवहन लीजिए, इनमें सबसे सस्ता अगर कोई परिवहन है तो हमारा जल परिवहन, ना पेट्रोल की आवश्यकता ना और कुछ, याद रखिएगा, ठीक है। तो परिवहन के समस्त साधनों में से जल परिवहन सबसे सस्ता है। पहला पॉइंट याद रख बेरे तोहनी कि जल परिवहन एक ऐसा परिवहन लागो रे दादा जेटा के पैसा बहुत ही कम लागतो और हमारा बहुत दूर तक पहुंचाए देतो, आशा कर लियो रे, बुझ गली। दूसरा पॉइंट, बृहद का मतलब बड़ा, अंतरराष्ट्रीय आयात निर्यात के लिए जल परिवहन सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। बृहद का मतलब बड़ा, अंतरराष्ट्रीय, भारत से रूस, भारत से इटली, भारत से चाइना, भारत से इराक, भारत से ईरान, ये हमारा जल परिवहन जोड़ती है भाई, है ना। ये कोई कॉरिडोर होती है जिसके माध्यम से मेरे भाई जोड़ा जाता है। ये बड़े बड़े लॉन्ग डिस्टेंस को मेरे भाई शॉर्ट डिस्टेंस में कवर करती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, जल मार्ग के लिए सड़क तथा रेल पटरी की भांति मार्ग बनाने की खर्च नहीं पड़ता।
अब अगर हम जल परिवहन करना चाहेंगे ना रे दादा, तो हमने के जैसे हमने सड़क बनाए रे भाई, हमने को सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम सड़क नहीं बनाएंगे, हम रेलवे का पटरी नहीं बिछाएंगे, हमें ये पैसा बचेगा या नहीं जल परिवहन में। तो याद रखिएगा, रेल परिवहन और सड़क परिवहन के माध्यम से हमारा जल परिवहन सस्ता है, क्योंकि हमें सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए सर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जल परिवहन का महत्व सर्वाधिक है। अगर आप चाहते हैं कि हम विश्व व्यापार के साथ, अगर आप झारखंड बिहार के साथ जोड़ना चाहते हैं, बिहार उड़ीसा के साथ, उड़ीसा दिल्ली के साथ, तो ठीक है, रोड से चलिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बड़ा बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ कन्वेंस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जल परिवहन का, जो जल परिवहन है उनको अपनाना जरूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट में करती है, बड़े बड़े खर्चा को शॉर्ट में खर्चा करके आपके सामान को पहुंचा देते हैं, या आपके सामान को हमारे देश पहुंचा देते हैं। समझ में आया? ये है सर आपका जल परिवहन। इसी तरह से सड़क परिवहन, रेल परिवहन। और एक बात याद रखिएगा, रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन सुव्यवस्थित है, अच्छा है, कुशल है। क्यों? ये क्वेश्चन भी आएगा आपके एग्जाम पे। खैर आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। ग्रामीण बस्ती के मुख्य समस्या क्या है? हम लोग गांव में रहते हैं भाई, हम लोग कहाँ रहते रे दादा? हमने गांव में रहे रे बहन, हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में ग्रामीण व्यवस्था सही नहीं होती है, आप सभी को पता है। गांव में ना शिक्षा है, गांव में ना स्वास्थ्य है, गांव में ना अस्पताल है, गांव में कोई व्यवस्था नहीं है भाई। जहां पे शहर में बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है, जो शहर में बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है, वही चीज कहना है यहाँ पे आपको बताना है भाई। आप अपने तरफ से ना भाई और बेटर तरीके से लिख सकते हैं कि ग्रामीण बस्ती का मुख्य समस्या क्या है, कि यहाँ पे पॉइंट देके लिख सकते हैं भाई कि ग्रामीण व्यवस्था का मुख्य समस्याएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला लिखेगा कि ग्रामीण समस्या यह है कि गांव में बिजली सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है। गांव की दूसरी समस्या यह है कि गांव में शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, यानी यहाँ पे हमारा कोई कॉलेज स्कूल नहीं है जिससे हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तीसरी समस्या गांव की यह है कि यहाँ के जो लोग हैं, लोग कहो मेरे भाई, अगर कोई लोग बीमार हो जाते हैं तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें शहर की ओर प्लान करना पड़ता है, क्योंकि हमारे गांव के, हमारे ग्रामीण इलाके में कोई ऐसे अस्पताल नहीं है। बहुत सारे कारण लिख सकते हैं, बहुत सारा कारण है। गांव में विकास करने के लिए उद्योग चाहिए, जो ग्रामीण बस्तियों के पास इतने रकम नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो एक फैक्ट्री बसा सके। बहुत कारण है भाई। गांव की और पांचवी समस्या यह है कि गांव के लोगों के पास, ग्रामीण लोगों के पास रोजगार नहीं है। इस रोजगार नहीं होने के कारण हम अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, तथा मैं कह सकता हूं कि इन सारे चीजों के कारण आज हमारा ग्रामीण बस्तियां समस्याओं से जूझ रही है। नहीं लिख सकते हैं भाई, इतना बड़ा क्या जरूरत है भाई लिखने का, बताइए क्या जरूरत था? अरे अपने से लिखना सीखिए भाई। इसीलिए तो कहता हूं, अरे पढ़े कहीं से, सिलेक्शन तो यहीं से होगा। पढ़े कहीं से, सिलेक्शन मिसाइल क्लासेस के ऐप सही होगी। इसलिए कह रहा हूं, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके जल्दी से क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने के बाद हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहिए भाई, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। हाँ चलिए भाई, ये क्वेश्चन जब आ गया तो बता देता हूं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्ती में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती है। शहर जाएंगे भाई, नल को थोड़ा सा हिलाएंगे ना, पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अब जाओ गांव चले जाइए, गांव में तो नाले नहीं है भाई। अगर चापाकल है, हैचका कॉल जिसे हम लोग बोलते हैं, हैचका कॉल है ना, बोली से ना हमारा हैचका कॉल बोलिए रे भाई, वाके जेटा हैचका ले जोल भी रहा, जो हम लोग हैचका कॉल है भाई, जो हम लोग का चापाकल है, उसको भी हिलाते हैं ना भाई, ऊपर नीचे करते हैं, फिर भी पानी नहीं निकलता है, पानी नहीं पहुंच पाती है भाई। यस या नो? पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्र में निवासियों को पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अब हमें पानी लाने के लिए गांव के लोगों को डेक्ची लेकर के, है ना भाई, गोरैया लेकर के कई दूर तक जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। शहर में कहते हैं या नहीं भाई, शहर के नल को खोलने से ही पानी निकलती है, लेकिन हमें पानी पीने के लिए कितने दूरी तक जाना पड़ता है भाई। ठीक है, जल जनित बीमारी, जैसे मेरे भाई अगर मैं बोलूंगा
गांव में नली होती, सॉरी, गांव में नली बना हुआ नहीं होता है। गांव के पानी एक जगह जमा होती है, जिससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे हैजा हो गया, जॉइंटिस हो गया, आदि आदि का सामान्य समस्या है। अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है गांव देहात पे। दक्षिण एशिया के देशों में बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं, और हम लोग जो गांव के इलाके हैं उसमें बाढ़ हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। सिंचाई सुविधाओं का अभाव है होने के से कृषि कार्य प्रभावित होते हैं, और गांव के लोगों के पास सिंचाई व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पाती। क्या गुरुदेव पता है कि सिंचाई व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक है। सिंचाई व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण कृषि व्यवस्था स्ट्रांग नहीं हो पाती। आप ना अपने तरफ से मेरे दोस्तों लिखिए, गांव पे चले जाएंगे तो शौचालय करने का एक बाथरूम भी नहीं है भाई, है ना, यस या नो। हमें कहां तक जाना पड़ता है। इसी दरमियान मेरे भाई किसी चीजों ने अगर काट लिया तो हमारे इंतकाल भी हो सकती है, मौत भी हमें देखने को मिल सकता है, और गंदगी हम लोग फैलाते हैं, यस या नो। लेकिन अगर शहर की ओर चले जाएंगे तो वहां पे बाथरूम बना होगा, शौचालय बनी होगी, यस या नो भाई। उम्मीद करते हैं दादा कि तुमने हमारे बतवा बुझ गए रे भाई। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ, ये एग्जामिनर के घर से उठा के लाया हूँ। हाँ, ये एग्जामिनर के घर से मैं उठा के लाया हूँ, देखिएगा गुरुदेव, ठीक है। पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये आएगा भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन है खनिज के संरक्षण एवं प्रबंध क्यों आवश्यक है। खनिज जो हमारा भाई वो हमारा संरक्षण, खनिज जो है भाई कोयला, पेट्रोल, डीजल, उसके संरक्षण करके रखना चाहिए। आखिर क्यों, तो देखिए खनिज पदार्थ समापन साधन है भाई। खनिज जो पदार्थ है आजकल परसों कभी ना कभी समाप्त हो जाएगी, ये जल थोड़े ना हमेशा मिलता रहेगा। कोयला एक जगह निकला है खत्म हो जाएगा, पेट्रोल निकला है खत्म हो जाएगा। तो खनिज पदार्थ समापन यानी समाप्त होने वाला साधन है, अर्थात कुछ समय के बाद यह समाप्त हो जाती है ना भाई। कुछ समय के बाद हमें देखने को मिलता है कि ये पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, और इसकी पुनः पूर्ति असंभव है ना भाई, संभव नहीं है। और इसका सोचेंगे कि फिर से इसका निर्माण होगा, वो ख्याल ना रखे। खनिजों को पुनः निर्मित हो नहीं किया जा सकता है, और जो खनिज जैसे पेट्रोल है, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसको हम लोग ख्वाब भी ना रखें कि हम वहां से दोबारा पेट्रोल निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि खनिजों का निर्माण दीर्घकालीन प्राकृतिक लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल लग जाते हैं मेरे भाई, ये खनिज हमें प्राप्त होने के लिए। इसलिए इन सब सारी समस्याओं को देखते हुए हमें खनिज का संरक्षण करना चाहिए। बता रहे हमारे दादा हमारे दीदी, सच का भी तूने बुझले कि ना। अब तो होने के यहाँ से क्वेश्चन है तेरे बाबू 5 मार्क्स के, सॉरी 6 मार्क्स के। क्वेश्चन कितना है तेरे बहन, 6 मार्क्स के। तो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो जबरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिलहाल आप लोग बताइए कितने स्टूडेंट्स है मेरे भाई जो शुरू से लेकर अंत तक देखे हैं और पूरा इंटरेस्टिंग के साथ आप लोग सुने होंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कराना भूले। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।